तरफ राजधानी दिल्ली समेत देश भर में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़े, तो वहीं दूसरी तरफ 4 महीनों के भीतर आ जाएगी कोरोना वैक्सीन। देश में ये खुशखबरी भी निकलकर सामने आई है। लेकिन मौजूदा वक्त क्या कहता है? कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े आखिर क्या संकेत कर रहे हैं? और राजधानी दिल्ली की जो हालत है, यानी कि हर घंटे औसतन 5 लोगों की मौत का हो जाना, अपने आप में क्या संकेत करता है? इसी पर बातचीत करने के लिए देश के 2 जाने माने डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ परिचय उनसे करवा देती हूं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, डायरेक्टर एम्स के हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार आज तक के जरिए दर्शकों को हर एक जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई पहुंचाते रहे हैं। और डॉक्टर हेमंत ठक्कर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट हैं, जसलोक भाटिया और रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रणदीप गुलेरिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, राजधानी दिल्ली की हालत बेहद चिंताजनक मौजूदा वक्त में बनी हुई है, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े यहां पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और हम देखें, हर एक घंटे में 5 लोगों की जान का चले जाना अपने आप में न सिर्फ दुखद है, बल्कि खतरनाक संदेश भी दे रहा है। अब मौजूदा वक्त को कैसे देखा जाए और दर्शकों के लिए और क्या जानकारी आप देंगे कि इस वक्त कैसे सतर्क और सजग रहें सभी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसमें मोर्टेलिटी यानी कि जो लोग मर रहे हैं उनकी भी तादाद जो है वो काफी ज्यादा पहले से है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जो हाई रिस्क ग्रुप है, बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, दमे की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या और कोई क्रॉनिक बीमारी है, किडनी की प्रॉब्लम हो, तो उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर तभी जाएं जब जरूरी हो, क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करें, मास्क हमेशा लगा के जाएं और मास्क अच्छी तरह से लगाएं जिससे उनका नाक और मुंह ढक के रहे। और अगर कुछ कई चीजें कहीं जाना जरूरी नहीं है तो अवॉइड करें, या किसी की मदद लेके वहां से सामान मंगवा लें, चाहे बैंक जाना हो, चाहे कहीं बाजार से कुछ चीजें मंगानी हो। तो इस टाइम में जब ये मौसम खराब है, सर्दियों में कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं और साथ में कोविड भी है, तो कई दफा ये जिन लोगों को अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़े की प्रॉब्लम है, वो ज्यादा सीवियर हो जाती हैं और उससे मोर्टेलिटी या डेथ भी बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस टाइम में हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, अपना हाथ धोना, क्राउडेड एरियाज अवॉइड करना, ये बहुत जरूरी है। और उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, क्योंकि उनमें जो है डेथ रेट ज्यादा हो सकता है। मौजूदा वक्त में हम सब ने देखा था कि त्योहारों का ये सीजन था, लोग घरों से बाहर निकले, जमकर खरीदारी भी की गई, और फिर मौसम का ये बदलता हुआ मिजाज, नवंबर और दिसंबर का महीना वैसे भी सर्दी जुकाम बुखार लेकर आता है अपने साथ, और लोग अगर जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो वो इसके शिकार हो जाते हैं। ये जो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े हैं, डॉक्टर रणदीप, जल्दी से मैं इसका जवाब चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर हेमंत ठक्कर मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं, ये अचानक से आखिर क्यों इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब लोग ये मानकर चल रहे थे कि चलो अब तो हमें आदत पड़ गई है और अब कोरोना जा रहा है, लेकिन दोबारा से इस कदर इसका लौट कर आना, ये अपने आप में चिंता का सबब है। बिल्कुल, और ये हम भारत में ही नहीं, यूरोप और यूएस में भी देख रहे हैं। और इसका सादा सादा जो सबसे ज्यादा कारण हम अगर देखें तो वही है कि जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो लोगों में अब नहीं रहा। अगर हम देखें, जब फेस्टिव सीजन हुआ, दशहरा आया, दिवाली आई, अभी छठ पूजा भी हुई, तो हम देखें कि मार्केट में बहुत ज्यादा रश हो गया, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, फिजिकल डिस्टेंसिंग की तो बात ही नहीं थी। और कई जगह फंक्शन भी होने लगे, कई लोगों ने शादियां हुई, कोई और फंक्शन हुए, जहां पे अपनी फोटो खिंचाने के चक्कर में लोगों ने मास्क डालना ही बंद कर दिया कि हमारी फोटो ठीक आनी चाहिए। जब सब इस तरह का बिहेवियर रहेगा तो ये सारा बिहेवियर जो है, ये वायरस को फैलने का एक मौका मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर हम देखें तो ऐसे इवेंट्स जो हैं वो एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स भी बन सकते हैं, कि अगर इस क्राउड में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वायरस को बहुत ज्यादा फैला सकता है, तो एक ही ऐसे इवेंट में 50 से 100 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, और वो फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होने के कारण एकदम केसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसा ही कई जगह हुआ है, और इसलिए ये केसेस एकदम स्पाइक किए हैं। उसके साथ साथ मौसम बदला है, ठंड हुई है, तो ठंड में हमने देखा है कि जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा की बात करें या कोरोना की बात करें, वो हवा में ज्यादा देर रहते हैं, उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होती है। और ठंड में लोग घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, जिससे क्योंकि अंदर वो गर्म हो कमरा वो चाहते हैं,
इकट्ठे ज्यादा रहते हैं, तो घर के अंदर भी वायरस जो है वो ज्यादा फैलता है क्योंकि वेंटिलेशन कम होती है। बिल्कुल। और तीसरा, नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन लेवल भी बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, और ये भी देखा गया है कि जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो कोविड के केसेस भी बढ़ते हैं और सिवियरिटी भी ज्यादा देखी गई है। कई डेटा आ रहा है, यूएस से भी आ रहा है, इटली का डेटा भी है, चाइना का भी डेटा है, जहां पे उन्होंने एक डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाया है कि जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से जिन जिन एरियाज में ज्यादा था, वहां पे मोर्टेलिटी या मौत भी ज्यादा हुई है पोल्यूशन और कोविड के कारण। तो मेरा मेरा ये मानना है कि इन तीनों चीजों के कारण जी, केसेस बढ़े हैं और हमारी मोर्टेलिटी भी बढ़ी। ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं और यकीनन हल्के में लेने की भूल भी लोगों की ओर से की गई है, जिसके कारण लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौजूदा वक्त में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े कितने खतरनाक संकेत दे रहे हैं? ये जो दूसरी लहर है वो पहली लहर के मुकाबले कितना ज्यादा खतरनाक और लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है? जरा इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। ये कौन सी लहर है ये तो मैं नहीं देखना चाहता हूं, मगर कोरोना हमारे साथ है। कोरोना कहीं नहीं गया बिल्कुल। और कोरोना हर एक अपॉर्चुनिटी को लेके हमारे शरीर के ऊपर हमला जरूर करेगा। मैंने पहले भी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने दिवाली के पहले शॉपिंग खोल दिया, दिवाली में लॉट ऑफ हगिंग, मीटिंग, ग्रीटिंग, ये सब हो गया, क्राउड्स आ गए और लोगों को, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोविड फटीग हो गया है। कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू कर दिया, मास्क नहीं पहनना, मार्केट में जाओ तो करीब खड़े होके ये देखो वो देखो, ग्रुप्स में क्राउडेड एरियाज में चले, पार्टीज हो गई, कोई गिनती होती नहीं है। लोग समझते हैं कोविड है, पुराना है, नंबर्स कम हो गए, नहीं होने वाला है। तो ये सब अब ठंड के साथ जुड़ के वापस आता है। डेफिनेटली ये कोई भी लहर है, दोबारा आएगी तो हमें तकलीफ ज्यादा देगी, क्योंकि उन इंसानों को हमला होगा जो वीक है, जो शारीरिक एस्थमेटिक है, क्रोनिक डायबिटिक, क्रोनिक लंग डिजीज के पेशेंट है, जिनको वैसे भी लंग्स वीक है, ऊपर से ठंड है, पोल्यूशन है और फिर कोविड है। तो ये सब होने के बावजूद अगर हम अपने सोशल डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान ना रखें तो नंबर्स बढ़ेंगे और नंबर्स कंट्रोल करना बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि कष्ट लेना पड़ेगा। हेल्थ केयर अथॉरिटीज को दोबारा शुरुआत वापस करनी पड़ेगी। तो लोगों को ये इनडिसिप्लिन से तो बहुत बचाना चाहिए और बचना चाहिए। जीरो से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अगर हमने एहतियात मौजूदा वक्त में नहीं बरता। हेमंत ठक्कर जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी, लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एक और अहम खबर सामने आई है, वो ये है कोरोना वैक्सीन को लेकर। उसने उम्मीदों की एक किरण पैदा की है लोगों के भीतर। आज ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत में ये कहा है कि तकरीबन 4 महीने के भीतर कोरोना वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लोगों को ये टीका लगने लगेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कितने टीके लगाए जाएंगे? एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होने से बचना चाहता है, उसको टीका लगने के बाद क्या खत्म हो जाएगा उसके संक्रमण होने का खतरा? जरा इसके बारे में आप बताइए। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर रणदीप। तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज एस्ट्राजेनेका जो भारत में भी वैक्सीन उसकी बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट से, उनका भी डेटा आया है कि उनकी वैक्सीन जो है 70 to 90% उसकी एफिकेसी है। हम पहले देख चुके हैं कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है और फाइजर की वैक्सीन है 90 to 95% एफिकेसी है। बहुत इंकरेजिंग डेटा है कि जो वैक्सीन आ रही है वो बहुत इफेक्टिव रहेंगी। लेकिन इसके साथ, वैक्सीन आने के साथ एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि हम इतने ज्यादा डोजेस वैक्सीन के बना पाएंगे जिससे हम अपने पूरे देश में वैक्सीनेट कर पाए सब लोगों को। वो सारी जो सप्लाई चेन है उसको हम कैसे बना पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से जब वो वैक्सीन बनेगी तो उसका एक कोल्ड चेन मेंटेन करके हर एक शहर, हर एक गांव में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। हमें लाइन लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको, उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन मिले, और जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन पहले मिले जी। उसके साथ साथ ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को कि वो प्रॉपरली वैक्सीनेट कर पाए। तो एक पूरा ट्रेनिंग ऑफ वैक्सीनेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और साथ में वैक्सीन के साथ हमें सिरिंज, नीडल और जो साथ में चीजें चाहिए होती
उसके भी उतनी ही मात्रा चाहिए होगी। दूसरी चीज ये है कि जो वैक्सीन है ये 2 डोजेस में आएंगी, एक पहला डोज और उसके कुछ हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा। जी। तो बूस्टर डोज भी साथ में लगेगा, तो उसकी पूरी तैयारी की पहला डोज कब लगेगा, पूरा उसको लाइन लिस्टिंग हो, इसमें भारत सरकार का ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। पूरा इसमें काम चल रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन तैयार होगी उसकी स्टॉक पाइलिंग भी चल रही है, तो जैसे उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलेगी तो एकदम ये रोल आउट हो पाए। और लोगों के मन में डॉक्टर गुलेरिया ये भी सवाल है, जैसे अमेरिका में चाहे फाइजर वैक्सीन की बात करें या फिर मॉडर्ना की बात करें, वो 90% से ज्यादा कारगर हो सकता है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान में जो हमारी देसी वैक्सीन है उसको लेकर कहा जा रहा है कि तकरीबन 60% के आसपास ही ये सफल रहने वाला है। साथ ही देरी भी हो रही है, वो दिसंबर में वैक्सीन लेकर आने वाले हैं, हमें 4 महीना। इस देरी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उसके 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। जो फाइजर की वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड की कोल्ड चेन मेंटेन करने की बात है। वो हर बहुत सारे देशों में नहीं हो पाएगी, और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें भी इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये लिमिटेड एरियाज में वैक्सीन अवेलेबल होगी। जो भारत में वैक्सीन आ रही है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड आम फ्रिज में भी रखी जा सकती है, और वो हमारे लिए बहुत आसान रहेगी। और वो ज्यादातर ये माना जाता है कि दुनिया में ज्यादातर देशों में इस टाइप की ही वैक्सीन कामयाब होगी, क्योंकि हमारा जो अभी बच्चों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी इसी टाइप के कोल्ड चेन में ही कामयाब हो पाता है। तो इसलिए ये बात सही है कि जो अभी वैक्सीन हमारी वैक्सीन आएगी, क्योंकि हमारी जो ट्रायल्स है उसमें डेटा आने में टाइम लगेगा। जी। लेकिन आज जो एस्ट्राजेनेका ने अपना अनाउंस किया है डेटा, वो अब जो यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लेंगे और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लेंगे। अगर वहां से मिल जाता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, क्योंकि वही वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी जल्दी उसकी ऑथराइजेशन मिल जाए। और जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो जल्दी दिसंबर के एंड या जनवरी तक भी भारत में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन उसके कितने डोजेस हमें शुरू में मिल पाएंगे वो वेरी करेगा, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारा देश कई देशों से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वैक्सीन की बनाने के साथ साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, वैक्सीनेटर्स, ये इसकी भी पूरी तैयारी जो है वो चली हुई है, और उसमें भी 1-2 महीने लग सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 60 to 70% भी वैक्सीन एफिकेशियस रही तो उससे भी हमारे केसेस कम होंगे, मोर्टेलिटी भी कम होगी, और हम इस पैंडेमिक से काफी जल्दी राहत पा पाएंगे। हेमंत ठक्कर, अगर 60% हम अपनी वैक्सीन को लेकर उसकी सफलता का दावा कर रहे हैं, वहीं अमेरिका या दूसरे देशों की जो वैक्सीन है वो 90% से ज्यादा, फिर ऐसे में क्या देश में इस तरह की भावना नहीं पैदा होगी कि जो विदेशों से वैक्सीन आ रही है या फिर जो वहां पर दी जा रही है वो ज्यादा कामयाब है और उसको लगाया जाए बजाय इसके जो हमारे देश में है? इस तरह की भी बातें लोगों के मन में आएंगी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत ठक्कर आप? देखिए, वैक्सीन की खबर तो एक झलक है, उसकी रोशनी को असलियत में आने के लिए और 1-2 महीने बाकी है। ये सब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो आए हैं 95%, 94%, और ये जो एस्ट्रा कहते हैं वो फर्स्ट डोज के बाद 70% है और सेकेंड डोज के बाद ख्वाहिश है कि 90% के ऊपर चले जाएंगे। तो बाय द टाइम जब तक ये वैक्सीन सर्कुलेशन में ना आए तब तक ये तो सब स्पेक्यूलेशन है कि कौन सी कंपनी कितना वैक्सीन परसेंटेज सेटिस्फैक्टरी डिलीवर करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश में जो वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट अपनाएगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो विश्व के साथ साथ कंपेरेबल होगा, और हमारा भी वैक्सीन फॉरेनर्स जो अपनी कंपनी से यूज करते हैं और हम जो यूज करेंगे वो बराबर होगा। तो हमें कोई उसमें भेदभाव की फिक्र नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन अभी भी थोड़ी लंबी है उसकी दूरी, और हमें 2-3 महीने में मालूम पड़ेगा कौन सा वैक्सीन हमारे लिए ठीक है, जो वैक्सीन ठीक होने के बावजूद भी जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम आसान हो। एक -70 डिग्रीज का वैक्सीन हम लेके क्या करेंगे ये देश में? हमारे तो देश में कहीं कहीं छोटी छोटी घरें हैं, छोटे छोटे तालुका है, कहां पहुंचेंगे? हमें पूरी उम्मीद है
कि जो वैक्सीन हम अपनाएंगे हमारे हेल्थ अथॉरिटीज के साथ साथ, वो विश्व के साथ कंपेरेबल होगा। उसका मुझे भय या फिक्र नहीं है।